हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेज। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 3 बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, मैं इस चैप्टर को पूरी तरह लिमिटेड स्टेट पे कराऊंगा और आपको इसका जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सारे बताऊंगा। एक चीज़ मैं बता दूं, ये चैप्टर मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है और एक वीडियो में कवर करता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। एक वीडियो में आज अपलोड कर रहा हूँ, दूसरा मैं इसका कल सुबह तक या आज शाम तक ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस दोनों पार्ट्स को देखें तभी आप इस वीडियो को पूरी तरह समझ पाएंगे और बोल्टेड कनेक्शन लिमिट स्टेट मेथड समझ पाएंगे। मैंने कई जगह देखा लोग अभी भी WSM से ही इसको करा रहे हैं। देखिए, WSM आपके सिलेबस से हट चुका है। हाँ, WSM की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि मे भी एक आधा क्वेश्चन उससे आ सकता है, बट आपको जो पूरी पढ़ाई करनी है वो LSM से ही करनी है। ठीक है, तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ पूरी तरह से LSM बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं वीडियो पे। तो जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, फैब्रिकेशन क्या होता है? फैब्रिकेशन होता है किसी चीज़ को बांधना या बनाना शुरू करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करना, उसको आसान भाषा में कहते हैं फैब्रिकेशन। तो अगर ये इंग्लिश में हो तो हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, बस आप मेरी बात सुनते रहें। व्हाट आर द मेथड ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फैब्रिकेशन का मतलब अब आपने एक स्ट्रक्चर को बनाना शुरू किया तो उसको आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे? रिवेट से जोड़ेंगे, बोल्ट से जोड़ेंगे, वेल्ड से जोड़ेंगे या उपरोक्त सभी से जोड़ेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको फैब्रिकेशन का काम करना है, जोड़ना है, तो आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। पहले रिवेट्स यूज़ किए जाते थे, फिर बोल्ट्स आ गए, आज वेल्डेड यूज़ किया जा रहा है, कल को कुछ नया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तीनों आंसर सही है। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IS 800 2007 मेनली रिकमेंड्स फास्टनर एज। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं पहले, IS 800 2007 ने, जब इससे पिछला वाला कोड था तो वो रिवेट्स वर्ड का यूज़ करते थे। ठीक है, पर IS 800 2007 ने रिवेट्स वर्ड को ख़त्म करके यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ करना शुरू किया, फास्टनर। ठीक, फास्टनर क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ने के जो मीडियम यूज़ होता है, ठीक है, आपस में बांधने के लिए जो मीडियम यूज़ होता है उसको कहते हैं फास्टनर। ठीक, तो फास्टनर के अंदर रिवेट भी आते हैं और बोल्ट भी आते हैं, दोनों आते हैं। ठीक है, बट IS 800 2007 की रिकमेंडेशन है कि आप बोल्ट का ज़्यादा यूज़ करें, रिवेट्स का यूज़ बहुत कम करें। जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे तभी आप रिवेट का यूज़ करें, अदरवाइज बोल्ट का ही यूज़ करें। ठीक है, बोल्ट रिकमेंडेड है IS 800 2007 में, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है वर्ड फास्टनर। तो जब भी आप यहाँ फास्टनर देखें कभी भी कोड में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ये समझ लें फास्टनर से मतलब उसका बोल्टेड कनेक्शन से है। ठीक है, तो IS 800 2007 मेनली रिकमेंड्स फास्टनर एज रिवेट्स, बोल्ट्स बोथ, प्राइमरीली बोल्ट बट रिवेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि IS 800 2007 ने प्राइमरीली बोल्ट्स का यूज़ करने को बोला है। ठीक है, बट आप ज़रूरत पड़ने पर रिवेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री छोड़ा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी। अगर आपसे कोई सीधे पूछ ले और ऐसा कोई ना हो और आप बोल्ट और रिवेट दोनों लिखे हो तो आप बोल्ट पे आंसर लगाएंगे, रिवेट पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच फास्टनर कैन बी ईजी टू इंस्टॉल, इंस्पेक्ट एंड मेंटेन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी में है वो समझ ले। देखिए, इंस्टॉल का मतलब होता है लगाना, ठीक है, इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, ठीक, और मेंटेन का मतलब होता है अनुरक्षण करना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इनमें से फास्टनर है जिसको लगाना, जांच करना और अनुरक्षण करना सबसे आसान है? बोल्ट, रिवेट, वेल्ड या कॉम्बिनेशन? एक चीज़ और बता दूं, कॉम्बिनेशन फास्टनर क्या होते हैं? जब आप एक से अधिक फास्टनर का प्रयोग करते हैं किसी जोड़ में तो वो कॉम्बिनेशन फास्टनर होता है। जैसे आप वेल्ड के साथ मान लीजिए बोल्ट का यूज़ कर लें, ठीक है, वेल्ड के साथ रिवेट का यूज़ कर लें। वैसे भी बोल्ट और रिवेट एक साथ नहीं यूज़ होता, ये बहुत अनकॉमन सा है। वेल्ड के साथ आप बोल्ट या कनेक्शन किसी का भी यूज़ कर लें रिवेट का, तो वो कॉम्बिनेशन फास्टनरी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो बात कही गई है वो ये है कि इनमें से कौन सा सबसे आसान है। देखिए, वेल्ड ईजी टू इंस्टॉल तो नहीं है, वेल्ड एक स्किल्ड लेबर द्वारा ही किया जा सकता है। वेल्ड का इंस्पेक्शन ज़रूर किया जा सकता है और मेंटेनेंस करना इसलिए आसान नहीं कि वेल्ड एक परमानेंट जॉइंट है। अगर वेल्ड में कोई दिक्कत आती है तो उसको रिवेल्डिंग ही करना पड़ेगा। रही बात रिवेट्स की, तो रिवेट्स ईजी टू इंस्टॉल है, बट इसकी मेंटेनेंस मुश्किल है, क्योंकि रिवेट्स अगर लूज़ हो जाते हैं टाइम बाय टाइम तो आपको उसको खोल के दूसरा रिवेट ही लगाना पड़ेगा। और रिवेट्स को अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस है, क्योंकि रिवेट्स अपनी जगह परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। उनको खोलने के लिए आपको फिर उस रिवेट्स को वहाँ से काट के तभी निकाला जाता है। ठीक है, तीसरा है बोल्ट्स। अब बोल्ट्स का क्या सीन है? बोल्ट सीधे सीधे क्या होता है? बोल्ट्स में एक शैंक वाला एक हिस्सा होता है जिसमें एक लंबा थ्रेड होता है और एक नट होता है, बस। तो इस थ्रेड को, अब थ्रेड पर आप बोल्ट को चढ़ा देते हो, ठीक, और यही लूज़ और टाइट होता रहता है। अगर ये लूज़ होगा तो क्या करना है? इसको सिर्फ टाइट ही तो करना है, एक बार ये फिर से टाइट हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको सबसे इजी टू इंस्टॉल, इंस्पेक्ट और मेंटेन वाले केस में इसका आंसर होगा बोल्ट। ठीक है, अगर ये सिर्फ इजी टू इंस्टॉल होता तो रिवेट्स भी आ जाता, बट यहाँ पे पूरी बात की गई है, इसलिए इसका आंसर होगा बोल्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोल्ट नट्स एंड वॉशर शेल कन्फर्म टू, जो IS कोड है, भारतीय मानक कोड है, उसमें कुछ कोड संख्या है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं अगर सारी लिखता तो शायद ऑप्शन भी 10-12 बनते हैं इसमें, बट मैंने आपको मेन बता दिए। इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बोल्ट्स नट वॉशर जो IS 800/2007 है, उन्होंने किस कोड्स का रिकमेंडेशन किया है, किन कोड्स को, मतलब कोड नंबर क्या है जिसमें इनका प्रोविज़न दिया हुआ है बोल्ट नट और वॉशर का, वो कोड नंबर है IS कोड 1363, IS कोड 1364, IS कोड 4000, और इसमें भी क्लॉज है, इसमें 1 से 4 तक हैं, इसमें शायद 1 से 5 हैं, इसमें 1 से 20 तक हैं, तो कई सारे क्लॉज हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने मेन आपको बताएं इनमें से कौन सा कोड है जो इस नट बोल्ट और वॉशर को कंफर्म करता है कि इनमें क्या प्रोविजंस होने चाहिए, मतलब इनमें किस प्रकार से आप इनको लगाने से पहले इनकी जो मापें हैं, इनके बारे में जो और डिटेल्स हैं, वो किस आधार पर आप लेंगे। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ये तीनों ही इस कोड्स को कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉमिनल लेंथ ऑफ बोल्ट इज, हाँ एक चीज़ और छूट गई इसमें, ये जितने भी कोड हैं ये सारे कोड स्ट्रेंथ रिलेटेड हैं, और ये स्ट्रेंथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके बोल्टेड कनेक्शंस की। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लेता है कि स्ट्रेंथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको किन कोड से मिलती है, तो इनसे मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉमिनल लेंथ ऑफ बोल्ट इज, बोल्ट की नॉमिनल लेंथ क्या होती है, पहले मैं बोल्ट बता दूं क्या होता है। देखिए बोल्ट क्या होता है, बोल्ट कुछ इस तरीके का होता है, सॉरी ये बन नहीं पाया। बोल्ट में एक साइड तो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिस पे आपका नट चढ़ता है, उसके आगे प्लेन शैंक होता है, ठीक, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और ये जो प्लेन शैंक होता है, इस पर आगे की तरफ एक हेड होता है, ठीक है, जिसमें हेक्सागोनल हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा आपका बोल्ट है। और इसके ऊपर यहाँ पर एक नट चढ़ा होता है, जिस नट को आप टाइट करके बोल्ट को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो ये है, नॉमिनल लेंथ ऑफ बोल्ट इज, ठीक, बोल्ट की नामन लेंथ, नामन लंबाई क्या होती है। ठीक है, तो बोल्ट के बारे में अब हम बेसिक चीज़ पहले समझ लेते हैं। देखिए ये जो इसका टॉप पार्ट है बोल्ट का, ये वाला, ये कहलाता है हेड। ठीक है, ये जो यहाँ तक है ना, जो ये स्मूथ सरफेस है जहाँ पर आपने थ्रेड नहीं बनाए हैं, ये कहलाता है शैंक। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है थ्रेड, THREAD। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना पोर्शन कहलाता है थ्रेड, यहाँ से इस एंड तक कहलाता है शैंक, जिसमें आपका थ्रेड नहीं बना होता। ठीक है, इसके अलावा ये तो नट है ही, आप जानते हैं ये वाला हिस्सा नट है, और इसमें एक चीज़ और है, जो ये वाला पोर्शन है जिसमें आपका थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, थ्रेड जहाँ तक बना हुआ है शैंक तक, इसको कहते हैं थ्रेड लेंथ। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को कहते हैं ग्रिप लेंथ। ठीक है, मतलब टोटल जो होता है यहाँ से यहाँ तक, उसमें जितने हिस्से पर आपके थ्रेड्स बने होते हैं उसको थ्रेड लेंथ कहते हैं, और ऊपर का हिस्सा जिसमें थ्रेड नहीं बने होते हैं उसको कहते हैं ग्रिप लेंथ। ठीक है, ये थ्रेड पूरे में भी हो सकते हैं, तो वो पूरा थ्रेड लेंथ हो जाएगा। ठीक, जो आपकी नॉमिनल लेंथ होती है वो नॉमिनल लेंथ होती है इस नीचे वाले पॉइंट से, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, इस नीचे वाले पॉइंट से इस बॉटम पॉइंट तक जो हेड का होता है, इसके बीच की दूरी को हम नॉमिनल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉमिनल लेंथ क्या होगी, थ्रेड लेंथ प्लस ग्रिप लेंथ, बस यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, नॉमिनल लेंथ ऑफ बोल्ट इज, बोल्ट की नॉमिनल लेंथ क्या होगी, थ्रेड लेंथ प्लस ग्रिप लेंथ, ए, ये इसका सही आंसर है। ठीक, बाकी आप देख लीजिए, बाकी सारे गलत आंसर हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, नॉमिनल लेंथ क्या होती है बोल्ट की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ बोल्ट कनेक्शन। ठीक है, बोल्ट कनेक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, वेल्डिंग और रिवेट्स के अपने फायदे हैं, बोल्ट्स के क्या हैं, तो बोल्ट्स के हैं, ऑप्शन नंबर है, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड लेस देन रिवेट्स इन केस ऑफ हाई स्ट्रेंथ रिवेट बोल्ट्स। ठीक है, बोल्ट्स में कैटेगरी होती है, मैं आगे बताऊंगा, HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। ठीक है, ये वाले जो बोल्ट्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल बोल्ट से और रिवेट से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एक कोई शीट है, ठीक है, जिस पे आपको कनेक्शन करना है, वो कनेक्शन बोल्ट या रिवेट दोनों ही हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका एक सेक्शन लिया, ठीक है, इन पे लैप जॉइंट किया, समान फोर्स आ रहा है दोनों पे, मैंने इधर की तरफ रिवेट कनेक्शन किया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 9 रिवेट्स लग गई। ठीक,
तो अगर आप उसकी जगह बोल्ट्स का यूज़ करेंगे हाई स्ट्रेंथ वाले, तो ये काम आपका कुछ कम रिवेट्स बोल्ट्स कुछ कम बोल्ट्स में ख़त्म हो जाएगा, 5 या 6 बोल्ट्स में ही हो जाएगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको समझ आ रहा है? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका उस सेक्शन का जो नेट सेक्शनल एरिया है, नेट सेक्शनल एरिया समझ लें पहले क्या होता है। जैसे मेरा ये एक प्लेट है, ठीक, इस प्लेट पर मैंने रिवेट्स लगाए, मान लीजिए 3 रिवेट इधर लगाए, 3 रिवेट इधर लगाए, ठीक है। अब इसकी जो सेक्शनल लाइन होगी ना, जिस पर ये कटेगा, वो लाइन कैसी दिखाई देगी, वो लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऊपर से स्ट्रेट, यहाँ पर एक कर्व होगा जिसके अंदर बोल्ट कटा होगा, ठीक है। तो ये जो बोल्ट के सेक्शन जो कटे होते हैं ना, इससे आपका जो सेक्शनल एरिया है, अगर मैं इसका सेक्शन एरिया दिखाऊँ, सेक्शनल एरिया तो ऐसी होगा ना इसका, रेक्टेंगुलर शेप का, यहाँ पर एक सेक्शन कटा होगा, एक सेक्शन यहाँ कटा होगा, एक सेक्शन यहाँ कटा होगा, और ये सेक्शनल एरिया जो है, ये सेक्शनल एरिया इतना तो घट जाएगा ना, जो मैंने हिस्सा डार्क किया, कितना होगा, यहाँ से इसकी लेंथ और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया निकलेगा। उसके बाद ये डैश पोर्शन आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये तीनों जो है घटाने पड़ेंगे, तभी तो आपका एरिया निकलेगा। ये बीच का हिस्सा तो आपने काट दिया। तो ज़्यादा नंबर ऑफ रिवेट्स या बोल्ट लगाने से क्या होता है, आपका सेक्शनल एरिया घट जाता है, और सेक्शनल एरिया घट जाता है उससे आपके जॉइंट की स्ट्रेंथ घट जाती है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि हम स्ट्रेंथ अधिक से अधिक करने के लिए सेक्शनल एरिया कम से कम दें। तो अब आप नंबर ऑफ बोल्ट्स को अगर घटा दोगे, अगर आप 9 की जगह 6 ही लगाओगे, तो सेक्शनल एरिया घट गया ना आपका, ये तीसरी वाली पूरी लाइन ही खत्म हो गई। तो इसलिए जब हम हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स का यूज़ करते हैं तो संख्या कम लगती है, जो नॉर्मल कंडीशन में आप लगाते हैं रिवेट्स या बोल्ट्स उनसे, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ये सही है, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड लेस देन रिवेट्स इन केस ऑफ हाई स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, सही है। दूसरा, बोल्टिंग ऑपरेशन इज रैपिड एंड साइलेंट, बिल्कुल, अगर आप रिवेट्स कर रहे हैं तो बिना रिवेट हैमरिंग किए तो लगाई नहीं जा सकती। जिसने रिवेटिंग का काम देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा, तो रिवेट्स कैसे लगती है, रिवेट्स में हैमरिंग होती है तभी तो रिवेट्स लगती हैं। तो बोल्ट कनेक्शन तो एकदम साइलेंट होता है, ये भी इसकी क्वालिटी है। तीसरा, बोल्ट्स कैन बी रिमूव्ड इजीली एंड रिप्लेस्ड, बिल्कुल, रिवेट्स को खोलना बंदना मुश्किल है, वेल्ड तो एक बार टाइट हो गया खुलेगा नहीं, बट बोल्ट्स में क्या है, नट को खोलिए, नया निकाल के दूसरा लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डज बोल्ट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग नेट इफेक्टिव एरिया और स्ट्रेंथ, ये मैंने सिर्फ यस और नो ही क्वेश्चन लिया है, इस चीज़ को अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, इसलिए अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि क्या बोल्ट हेल्प करता है नेट सेक्शनल एरिया बढ़ाने में और स्ट्रेंथ बढ़ाने में। पीछे मैंने बताया था यस, अगर आप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप नेट सेक्शनल एरिया बढ़ा लेंगे, क्योंकि आप उसमें नंबर ऑफ होल्स कम करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, यस, और इससे आपके अल्टीमेटली स्ट्रेंथ भी आपके जॉइंट की बढ़ जाएगी, ठीक है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यस। मेन डिसएडवांटेज ऑफ बोल्ट कनेक्शन, देखिए बोल्ट कनेक्शन के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ड्यू टू लेसर सेक्शनल एरिया एट थ्रेड बोल्ट्स हैव लेस स्ट्रेंथ इन एक्सियल टेंशन। अब ये क्या कह रहा है, जो आपका बोल्ट होता है ना, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल एक रिवेट लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा सेक्शन दिखा रहा हूँ, तो इसका एक एंड से दूसरे एंड तक ये पूरा रिवेट सेम सेक्शनल एरिया का होगा, रिवेट कभी छोटे बड़े एरिया का नहीं होगा, ठीक है। बट बोल्ट में क्या होता है, ये जो जिगजैग थ्रेड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस पर आप देखोगे तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बनाया है, आप अगर आराम से देखोगे तो ये जो सेक्शनल एरिया है, इसको जब ये डाउन जाता है, अप जाता है, तो ये जो नीचे का हिस्सा जाता है ना, और इसके सामने वाला कुछ इस तरीके से, तो ये जो नीचे वाला एरिया जाता है, ये देख रहे हो आप, ये सेक्शनल एरिया यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। मतलब एक पूरी लेंथ ये है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात। देखिए इस टाइप से जब आपका मैं थ्रेड को एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट लेंथ आपके पास यहाँ पर मिल रही है, ठीक, बट यहाँ पर सेक्शनल एरिया घट जा रहा है, फिर यहाँ पे सेक्शनल एरिया बढ़ जा रहा है, फिर घट जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, इस कारण से जब इस पर एक्सियल टेंशन आता है, इधर उधर को खींचने की प्रॉपर्टी आती है, ऊपर की तरफ इसका हेड है, जब इसको खींचने की प्रॉपर्टी आती है, तो ये जो पतले वाले एरिया है ना, ये यहाँ से फेल हो सकता है। एक्सियल टेंशन में बोल्ट यहाँ से सेक्शनल एरिया कम होने के कारण, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होने के कारण फेल हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है बोल्ट का। जबकि रिवेट में पूरा एरिया समान रहता है, तो कोई वीक पॉइंट नहीं होता, कोई कमज़ोर बिंदु नहीं होता इसके सेक्शन पे जहाँ से फेल हो जाए। फेल तो फिर भी होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका सही है कि ये भी इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, अंडर कंटिन्यूस इम्पैक्ट लोडिंग एंड वाइब्रेटरी लोड्स, ठीक है। इम्पैक्ट लोडिंग और वाइब्रेटरी लोड्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए आपका कनेक्शन बोल्ट किसी ऐसे फाउंडेशन के ऊपर है जिसके ऊपर कोई मशीन चल रही है, ठीक है, बड़ी भारी मशीन चल रही है, तो मशीन भाई लगातार मूवमेंट करेगी, ठीक। मान लीजिए हैमर मशीन है, वो लगातार हैमर कर रही है, तो वो जो इम्पैक्ट लोडिंग होगी, वो इम्पैक्ट लोडिंग बार बार लगने से बोल्टेड कनेक्शंस ढीले हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाइब्रेटरी लोड, किसी प्रकार का वाइब्रेशन आ रहा है, जैसे आपके ट्रेन के रेलवे के पुल हैं या ऐसी चीज़ें जहाँ लगातार मूवमेंट हो रहा है, लेटरल मूवमेंट, तो वाइब्रेशन से वो ढीले पड़ जाते हैं समय के साथ, ठीक है। तो ये भी सही है।
तीसरा, एस्थेटिकली बोल्ट्स आर अगली लुकिंग। देखिए अगर आप रिवेट्स को कभी देखोगे तो रिवेट्स के साथ एक खास बात है, रिवेट जब गसेट प्लेट में लगे होते हैं तो रिवेट देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, गोल गोल रिवेट होते हैं और एकदम स्मूथ पूरी लेंथ में लगे होते हैं। ठीक है, आप कभी देखोगे पुराने पुलों के ऊपर तो एकदम स्मूथली लगे होते हैं, बराबर बराबर दूरी पर रिवेट्स। ठीक है, बट मैं यहाँ बोल्ट्स देखोगे तो बोल्ट्स क्या होगा, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप के होंगे और बड़े ऑड से लगते हैं देखने में बोल्ट्स। ठीक है, तो एस्थेटिकली भी जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर हम रिवेट्स का प्रयोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि रिवेट्स देखने में बेहतर लगते हैं। तो ये भी एक बोल्ट का डिसएडवांटेज है कि बोल्ट्स दिखने में भी अच्छे नहीं लगते जहाँ पर आप ढेर सारा सेक्शन बोल्ट्स का एक साथ लगा दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों ही इसके सही हैं और अगर आप एक आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शैंक इज अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट, फिनिश्ड बोल्ट, HSFG बोल्ट और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो बोल्ट किस आधार पर डिफाइन किया जाता है, जो आपके सिलेबस में है कि शैंक के आधार पर बोल्ट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो पहला आप बिल्कुल याद कर लें, सबसे पहला अनफिनिश्ड बोल्ट्स ही होते हैं। ठीक, अनफिनिश्ड बोल्ट्स वो होते हैं जिनको बनाते समय उनकी जब उनका फैब्रिकेशन होता है, जब उनको निकाला जाता है बोल्ट्स के कनेक्शन बनाने के समय, तो उनको ज़्यादा फिनिश नहीं दी जाती है, वो थोड़े से रफ़ रहते हैं। ठीक है, उनकी सरफेस जो शैंक की होती है वो बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं दी जाती है, तो ऐसे बोल्ट्स की स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम होती है और इसको अनफिनिश्ड बोल्ट या ब्लैक बोल्ट्स कहते हैं। दूसरे होते हैं फिनिश्ड बोल्ट, थोड़ी सी हायर क्वालिटी के बोल्ट्स होते हैं, उनकी सेक्शनल एरिया एकदम बराबर होता है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक और प्रॉपर्ली फिनिश किए जाते हैं, वो कहलाते हैं फिनिश्ड बोल्ट। और HSFG बोल्ट क्या होते हैं, HSFG बोल्ट होते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट। ठीक है, तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट क्या होते हैं, जब आप इस टाइप के बोल्ट्स का यूज़ करते हैं तो ये बोल्ट्स शेयर के द्वारा फोर्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, ये ट्रांसफ़र करते हैं फोर्स को फ्रिक्शन के द्वारा। अभी तक आपने रिवेट्स में पढ़ा, ठीक है, जो रिवेट्स का प्रॉपर्टी थी, रिवेट्स भी कैसे फोर्स ट्रांसफर करती थी, शेयर द्वारा और बियरिंग द्वारा। अगर दो प्लेट्स को आपने आपस में जोड़ रखा है तो ये शेयरिंग द्वारा और बियरिंग द्वारा लोड को ट्रांसफर करती थी। बट HSFG बोल्ट्स का क्या कंडीशन है, HSFG बोल्ट ट्रांसफर करते हैं फ्रिक्शन के द्वारा। मतलब जैसे दो प्लेट्स को आपने आपस में रखा और दो प्लेट्स को आपस में इससे टाइट किया तो ये इन प्लेट्स के बीच फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर स्लिप नहीं करेंगी और एक दूसरे पर फोर्स को ट्रांसफर करेंगी। HSFG बोल्ट हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट। तो ये तीनों ही टाइप के बोल्ट्स हैं, तीनों ही क्लासीफाई किए जाते हैं शैंक के आधार पर और यही आपके तीनों सिलेबस में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, सो प्लीज़ इसको देखने के बाद आप पार्ट 2 भी देखिएगा, तभी ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। काफ़ी वास्ट चैप्टर है तो एक वीडियो में बनाता तो बहुत लंबा हो जाता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन लैब जॉइंट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स प्लेस्ड ऑन अ रिवेट लाइन। देखिए पहले तो समझ लीजिए रिवेट लाइन क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपका ये सेक्शन है, इस पर यहाँ पर लोडिंग लग रही है, दोनों तरफ स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, अभी इसको बाहर की तरफ खींचने की टेंडेंसी है। ठीक, एक ये लैब जॉइंट है। ठीक है, अब इस लैब जॉइंट में अगर आपने कंसेक्यूटिव बोल्ट लगाए तो रिवेट लाइन क्या होगी, जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये 9 रिवेट्स इसमें लगा दिए। ठीक है, तो इन 9 रिवेट्स में जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो तो बोल्ट्स का क्रॉस सेक्शन, सॉरी इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, मतलब इस रिवेट का क्रॉस सेक्शन होगा कि कितना सेक्शनल एरिया आपके पास आ रहा है, और जो इसकी डायरेक्शन में होगी वो इसकी रिवेट लाइन होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन लैब जॉइंट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स प्लेस्ड ऑन अ रिवेट लाइन। अब एक रिवेट लाइन पर दो बोल्ट अगर सेंटर टू सेंटर एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार अगर प्लेस हैं तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, लैब जॉइंट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसके 4 क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं और चारों थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दिया है सेंटर टू सेंटर, पहली चीज़ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, प्लेस्ड ऑन अ रिवेट लाइन, एक सिंगल रिवेट लाइन पर अगर प्लेस्ड हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पिच। ठीक है, पिच और गेज में बहुत थोड़ा सा अंतर है, आगे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी आप समझ लीजिए, अगर फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही ये फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में आप इनकी डिस्टेंस भी नाप रहे हैं, इन दोनों रिवेट्स के बीच की, या इन दोनों रिवेट्स के बीच की, या इन दोनों की, या इन दोनों की, तो इन दोनों के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी पिच। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी, पिच। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था इसके सेम क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इन लैब जॉइंट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स प्लेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव रिवेट लाइन। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ बट आंसर इसका सेम नहीं होगा। ये आपका मान लीजिए
इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर ये रिवेट्स लगे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इन रिवेट्स पर ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपकी रिवेट लाइन है, ठीक। पहले आपने एक रिवेट लाइन पर बात की, अब बात कर रहे हैं दो कंसेक्यूटिव रिवेट लाइन पे, मतलब इस रिवेट लाइन पे और इस रिवेट लाइन पे। ये जो दो रिवेट लाइन है ना, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब फोर्स के पैरेलल होता है तो पिच होती है, पैरेलल से पी से पिच, ठीक है, याद रखिएगा। और जब परपेंडिकुलर होता है तो गेज होता है, ठीक है। तो जो ये से ये होगा गेज, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो रिवेट लाइंस के बीच, दो कंसेक्यूटिव रिवेट लाइन के बीच की दूरी को कहलाते हैं गेज, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए, गेज, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी मैं इसके एज और एंड डिस्टेंस भी बताऊंगा, देखिए वो भी आ गए। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ प्लेट एंड द सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट बोल्ट पैरेलल टू द स्ट्रेस इज कॉल्ड, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, ठीक। अब इस प्लेट में कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ प्लेट, ठीक है। अब इसमें भी समझिए, जैसे आपका ये लैप जॉइंट है, एक प्लेट नीचे है और एक प्लेट ऊपर है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से रखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसमें ये है, ठीक। तो इसमें एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस, गेज और पिच मैंने आपको बता दिया। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ प्लेट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस साइड जो प्लेट का एज होता है वो एंड कहलाता है, ठीक है। फिर समझिए, ये डायरेक्शन का फोर्स है, तो इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में जो एंड है वो एंड कहलाता है, सॉरी, ठीक है, एज नहीं एंड कहलाता है, ठीक है। तो एंड प्लेट एंड द सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट बोल्ट। अब इसके अंदर अगर मैं बोल्टिंग कर दूं कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने लगा दिए, ठीक है। सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट, अब आउटर मोस्ट कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ये चार होंगे, ठीक है। एंड द सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट बोल्ट पैरेलल टू द स्ट्रेस इज कॉल्ड। अब स्ट्रेस के पैरेलल डायरेक्शन कौन सी होगी, स्ट्रेस अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो नापने की दिशा भी तो ये होगी। तो इसका सेंटर और प्लेट का जो एंड होता है, ठीक है, इसका सेंटर और प्लेट का एंड, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एंड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंड डिस्टेंस। मैं ये जो चार चीज़ें बता रहा हूँ इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा वीडियो को बार बार देख के, क्योंकि ये चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसमें एंड कौन सा है, एज कौन सा है, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, 12 मैंने बता दिया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ प्लेट एंड द सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट बोल्ट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेस इज कॉल्ड, ठीक है। अब वही चीज़ सेम आई बट थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिर से एक लैप जॉइंट में बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें रिवेट लगी हुई है कुछ 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक। अब इसमें कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ प्लेट, ठीक है। ये फोर्स है ना, ये फोर्स से मैंने बताया था इसके पैरेलल एंड होता है, इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो एज होता है, ये इसकी एज है, ठीक है। तो एज एंड द सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट, अब यहाँ पे आउटर मोस्ट बोल्ट यही चार होंगे, कलर चेंज कर दूँ इसका, ये आउटर मोस्ट बोल्ट भी ये होगा और एक ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो ये इसकी एज है और ये आउटर मोस्ट बोल्ट है, ठीक है। तो इस आउटर मोस्ट बोल्ट के सेंटर से लेके इसकी एज तक के बीच की दूरी को कहते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है। EDGE, एज डिस्टेंस, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एज डिस्टेंस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लियरेंस फॉर होल फॉर फास्टनर इज प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट। देखिए क्लियरेंस का एक कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा गया। मैं आपको इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियरेंस दिखा दूं, क्लियरेंस होता क्या है, पहले क्लियरेंस समझ लेते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक ये प्लेट है, ठीक है, ये आपकी एक प्लेट है, ठीक। अब इस प्लेट में आपको रिवेट्स लगाने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब मान लीजिए आपके रिवेट का डाया फॉर एग्जांपल 10 mm है, ठीक। तो जो आप रिवेट का डाया लोगे उस डाया से कुछ बड़ा डाया आप लेते हो प्लेट में, जो प्लेट में छेद करते हो ना, जिसमें रिवेट अंदर जाएगा, या बोल्ट कुछ भी कर लोगे रिवेट या बोल्ट में से। तो जब उसमें जब आप बोल्टिंग करोगे तो जो उसका डाया बनाओगे वो डाया उससे कुछ बड़ा बनाओ, ठीक है। तो वो बड़ा जो डाया होता है उसी को कहते हैं क्लियरेंस। ये क्लियरेंस कैसा दिखता है मैं बता देता हूँ। क्लियरेंस कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊँ इसका, तो अब जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये आपका रिवेट या बोल्ट का सेक्शन है, ठीक है। जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ये आपका एक्चुअल में प्लेट है, जो उस प्लेट का थिकनेस है, मतलब प्लेट में आपने कितना चौड़ा होल किया है, ठीक है। और जो बीच का हिस्सा जो बच गया है, जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे कलर से, ये वाला,
ये होता है क्लियरेंस, ठीक है। ये जो खाली जगह बचती है ना थोड़ी सी, इसको कहते हैं क्लियरेंस। ये क्लियरेंस क्यों दिया जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए आपका बोल्ट अनफिनिश्ड है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो बोल्ट एकदम से उसमें चला जाए, फंसे ना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आपका बियरिंग के कारण स्ट्रेसेस ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो आपकी पहली प्रिंसिपल ये रहती है कि सीधे सीधे वो बोल्ट उसकी सरफेस से ना टकराए, थोड़ा सा इसमें गैप क्लियरेंस बना रहे, ठीक है, ताकि आप किसी भी साइज़ का बोल्ट उसमें लगा सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए पहले मैं इसके आपको एक टेबल दिखा दूँ। देखिए IS 800 2007 में जो क्लियरेंस निकालते हैं वो इस टेबल से निकालते हैं, क्लॉज नंबर 10.2.1, ठीक है। इस क्लॉज ने हमें क्या बताया है, इसने हमें ये बताया है कि जो आपका बोल्ट है उसके आधार पे आप क्लियरेंस मतलब प्लेट में जो छेद करेंगे वो किस आधार पे होल पता करेंगे, ठीक है। तो जो आपका जो बोल्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका नॉमिनल साइज ऑफ फास्टनर ये दिया हुआ है, इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आपका बोल्ट का डाया अगर 12 से 14 mm के बीच है, तो जो आपका स्टैंडर्ड क्लियरेंस, जो आप बेसिक क्लियरेंस यूज़ करते हैं, ये बाद वाले आपके मतलब के नहीं, ये हायर लेवल पे यूज़ होते हैं, आप स्टैंडर्ड क्लियरेंस समझें। तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस 12 से 14 mm होता है, तो आप डी जो डाया है उसमें 1 mm जोड़ देते हैं, ठीक है, और वो आपका होता है डी डाया ऑफ क्या होल, हाँ, डाया ऑफ होल, ठीक है। मतलब आपका डाया ऑफ रिवेट और डाया ऑफ होल में ये अंतर है कि जब आप उसमें 1 mm, अगर 12 से 14 mm आपके बोल्ट की डायमीटर है, तो आप उसमें 1 mm जोड़ के उसको बढ़ा देंगे, उतना आप डाया ऑफ होल करेंगे। अगर आपका 16 से 12 mm है तो आप 2 mm बढ़ाएंगे, अगर 24 mm है तो आप 2 mm बढ़ाएंगे, और अगर और ज़्यादा डाया है आपका 24 mm से ऊपर डाया है आपके बोल्ट का, ठीक है, तो उस केस में आप 3 mm बढ़ाएंगे। मतलब अगर आपका बोल्ट का डाया 26 mm है तो आप इसमें 3 mm जोड़ देंगे, 29 mm का आप होल करेंगे प्लेट के अंदर, तब उसमें आप 26 mm का बोल्ट लगाएंगे, ठीक है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो क्लियरेंस के बारे में तो मुझसे पूछ ले। ये जनरल क्लियरेंस का रूल है जो कोड बुक में दिया है, और हमें इसी को फॉलो करके अपना जो भी डिज़ाइन या ड्राइंग है वो इसी से करनी है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है क्लियरेंस फॉर होल फॉर फास्टनर इज प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट, ठीक है। तो क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, टॉलरेंस ऑफ बोल्ट, बिल्कुल टॉलरेंस क्या होता है, एक अनुमत थोड़ा सा एरिया छोड़ा जाता है ताकि आपका वो बोल्ट उसमें फिट हो सके, अगर वो अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट हो तब भी, ठीक है। इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, नहीं जी ये गलत है, कोई क्लियरेंस से स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉइंट रिजिड नहीं, कोई मतलब नहीं है, ऑल ऑफ द अबव गलत है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस फॉर बोल्ट्स, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियरेंस और टॉलरेंस का क्या मतलब है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एज पर IS 800 2007 limit state method provision for minimum spacing of gauge for two adjacent bolts। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको पूरा जूम कर लूँ पहले। हाँ, एज पर IS 800 2007 यानी कि लिमिट स्टेट मेथड, प्रोविजन फॉर मिनिमम स्पेसिंग ऑफ गेज फॉर टू एडजेसेंट बोल्ट्स, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ गेज, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मैंने भी पीछे गेज और पिच बताया था, इस गेज और पिच के साथ कोड ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं कि आप जो इन दोनों को लगाएंगे वो इनके बीच की मिनिमम दूरी, ठीक है, इनके बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, उसके बारे में कोड ने बिल्कुल क्लियर प्रोविजन दे रखे हैं कि आप इन्हीं लॉज के आधार पे कुछ थंब रूल बना रखे हैं, उन्हीं थंब रूल्स के आधार पे ही आप इनकी डिस्टेंस को डिसाइड करेंगे। बाकी गेज और पिच आप पीछे समझ ही चुके होंगे क्या होता है। तो वो जो डिस्टेंस डिसाइड करनी है उसका जो थंब रूल क्या है वो हम इस क्वेश्चन के समझेंगे कि आखिर उसमें आपको करते क्या है, बनाते कैसे हैं उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है गेज के बारे में पहला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया है एज पर IS 800 2007 लिमिट स्टेट मेथड प्रोविजन फॉर मिनिमम स्पेसिंग फॉर ऑफ गेज फॉर टू एडजेसेंट बोल्ट, ठीक है। एडजेसेंट बोल्ट मैंने क्या बोला था, दो रिवेट लाइन के ऊपर जब अगल बगल बोल्ट्स होते हैं तो वो एडजेसेंट बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। और कंसेक्यूटिव होते हैं जब वो एक ही रिवेट लाइन पर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो नॉट लेस देन 2 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, नहीं, जो मिनिमम स्पेसिंग ऑफ गेज होती है वो 2 टाइम्स नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़, ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड दिया हुआ है, इसको आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। मिनिमम स्पेसिंग क्या होती है, मिनिमम स्पेसिंग इसकी होती है नॉट लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। मतलब आपका, अगर मैं इसको बना के दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से, मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, ठीक है, इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, आपने यहाँ पर रिवेट्स लगा रखे हैं या बोल्ट्स लगा रखे हैं, ठीक। अब जब आपने ये बोल्टिंग का प्रोसेस किया तो इसमें गेज क्या होगी, गेज मैंने बताया था गेज इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मतलब अगर आपने ये बोल्ट्स लगाए हैं
तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल पिच होगी और ये इसकी गेज होगी, ठीक। तो ये जो दो डिस्टेंस के बीच की डायरेक्शन है, इसके जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो न्यूनतम दूरी 2.5 गुना इंटू डाया ऑफ जो भी नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 है, ठीक है, आपके डाया 10 mm के लिए हैं, तो 10 इंटू 2.5 कितना होगा, 20 30, ठीक है, 30 mm, ठीक। तो जो 30 mm जो इसका आएगा, ठीक है, वो आपको मिनिमम मतलब इतनी दूरी तो इन दो गेज लाइन के बीच आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इससे कम में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आपने 30 mm दिया वो मिनिमम था कि इतना ही निकालना है। तो आपको जो भी डाया ऑफ बोल्ट दे रखा हो, आप उस डाया को मल्टीप्लाई करें 2.5 टाइम्स से, तो आपको मिलेगा जी मिनिमम, ठीक है, यानी जी मिनिमम। अभी आगे बताऊंगा जी मिनिमम जी मैक्सिमम क्या होता है, उन दोनों में कंपैरिजन करके फिर हम जो डाया एक्चुअल में सॉरी डाया कह रहा हूँ, जो हम गेज डिस्टेंस यूज़ करते हैं वो उन दोनों को कंपेयर करके करते हैं, ठीक है। तो जी मिनिमम आप समझ गए, नॉट लेस देन 25 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, ठीक है। डाया के नॉमिनल बोल्ट के नॉमिनल डाया को मल्टीप्लाई करिए 2.5 टाइम्स से, आपको मिल जाएगा जी मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है एज पर IS 800 2007 लिमिट स्टेट मेथड प्रोविजन फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ गेज फॉर टू एडजेसेंट बोल्ट इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए गेज मैंने आपको बताया अभी गेज क्या होता है। तो गेज की जो मैक्सिमम डिस्टेंस कोड बुक द्वारा प्रोविजन किया गया IS 800 2007 वाला, वो दिया है 100 m + 40 और 200 mm, ठीक है। तो गेज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप 100 mm, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे 4 इंटू थिकनेस क्या होगी, दोनों प्लेट में से जिस प्लेट की थिकनेस आप जहाँ जॉइंट कर रहे हैं उसमें जिसकी थिकनेस लीस्ट होगी वो टी का यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड कर देंगे। इससे आपकी जो भी थिकनेस x mm निकल के आएगी वो आपकी गेज की थिकनेस होगी। पर ये सीधे अप्लाई नहीं होगी, इसके ऊपर एक कंडीशन और है, और 200 mm, ठीक है, और 200 mm। तो अब 200 mm क्या है कि अधिकतम जो है वो 200 mm तक ही हो सकती है, ठीक। मतलब इन दोनों में से जो कम होगा उसका प्रयोग करेंगे, और ये अधिकतम 200 mm तक ही हो सकती है। तो इस केस में क्या हुआ, अब आप जब अधिकतम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 200 mm से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी समझ लें कि जो आपकी गेज डिस्टेंस है वो जब तक 200 mm से, देखिए 100 mm प्लस इंटू 4t करने से जब तक 200 mm से कम रहेगी, ठीक है, तब तक तो 200 mm लेंगे, ठीक है। बट अगर 200 mm से ज़्यादा आने लगेगी तो आप अधिकतम भी इसको 200 mm ही लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे। ये जो बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूँ ना मैं, इस चीज़ को नोट करके याद करते चलिए, यही फंसा देते हैं एग्जाम में जाके कि अधिकतम 200 ही ले सकते हैं गेज। 200 से नीचे रहेगी तो जो वैल्यू आएगी वो लेंगे, 200 से ऊपर जाएगी तो 200 ही लेंगे, 200 से ज़्यादा वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। इसमें एक वैल्यू आपको मैक्सिमम स्पेसिंग में और देखने को मिलती है, 32t और 300 mm, ठीक है, विच एवर इज़ लेस। तो ये 32t और 300 mm और लेस जो है, ये कंडीशन आपकी कोड बुक ने दे रखी है तब जब मैक्सिमम स्पेसिंग चाहे पिच हो चाहे गेज हो, ठीक है, किसी की भी मैक्सिमम स्पेसिंग इसको एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। ये मैक्सिमम स्पेसिंग है, जब आपके पास कोई कंडीशन ना हो तो आप इस मैक्सिमम स्पेसिंग का यूज़ करके स्पेसिंग निकालेंगे। ये कई बार पिच के लिए यूज़ होती है कि मैक्सिमम पिच आपकी ये होगी, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि ये अधिकतम दूरी है, चाहे वो, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं, ये पॉइंट बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मैक्सिमम पिच और गेज है, फॉर एग्जांपल आपका ये पूरा ही हटा दूँ पहले, जो आपका ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट पर ये रिवेट्स लगे हैं, ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और ये डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है। अब आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के पैरेलल ये आपकी पिच है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के परपेंडिकुलर ये आपका गेज है। तो ये जो 32t और 300 की कंडीशन है वो दोनों पे अप्लाई होती है। अधिकतम दूरी मतलब जो आप ये 16t और 200 आपने पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा 16t और 200 या फिर 12t और 200 आपने कंप्रेशन और टेंशन में पढ़ा पिच के केस में, वो तो ठीक है, पर अधिकतम जो इसमें डिस्टेंस जाएगी वो 32t और 300 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। ये एक चीज़ आप याद कर लें, अगर आपसे कभी मैक्सिमम पूछे और कोई कंडीशन ना दे तो आप सीधे 32t और 300 mm पे टिक लगा दें, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 mm और 4t और 200 mm विच एवर इज़ लेस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज पर IS 800 2007 लिमिट स्टेट मेथड प्रोविजन
ये क्वेश्चन भी बड़ा है। प्रोविजन फॉर मिनिमम स्पेसिंग ऑफ पिच, ठीक है, मैंने गेज बताया। पिच के लिए क्या है, एक चीज़ आप समझ लें, जब पिच और गेज जब दोनों के लिए जब मिनिमम की बात आती है ना, तो मिनिमम स्पेसिंग दोनों की सेम होती है, ठीक है। मिनिमम स्पेसिंग के लिए जो प्रोविज़न दिया हुआ है कोड बुक के अंदर वो सेम दिया है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि फोर्स की डायरेक्शन पैरेलल होगी कि परपेंडिकुलर होगी, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जो आपका मिनिमम स्पेसिंग है वो 2.5 mm इंटू डाया ऑफ बोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों सेम होगा, तो मिनिमम स्पेसिंग में कंफ्यूज ना हो, मिनिमम स्पेसिंग इसकी भी वही होगी जो आपके गेज की है, नॉट लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो पिच और गेज आप दोनों का मिनिमम समझ गए। अब पिच का मैक्सिमम देख लेते हैं। एज पर IS 800/2007 लिमिट स्टेट मेथड प्रोविजन फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ पिच फॉर 2 बोल्ट्स इज डिफाइंड एज, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ पिच, ठीक, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ पिच कैसे निकालते हैं, इसका जो थंब रूल है वो ये है, 16T और 200 mm फॉर टेंशन मेंबर विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम होगा वो यूज़ होगा, ठीक है। तो 16T इंटू 12, अभी मैंने टी का कॉन्सेप्ट बता दिया। तो जिन उपांगों के ऊपर या जिन मेंबर्स के ऊपर टेंसाइल फोर्सेस काम कर रहे होंगे, ठीक है, उनमें लगेगा 16T इंटू 200 mm विच एवर इज़ लेस, इनमें से जो भी कम होगा वो इसमें यूज़ होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, अगर इन्हीं के ऊपर अगर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस काम कर रहे हो, ठीक, तब उस केस में कोड ने क्या बताया, तब उस केस में कोड ने बताया है कि आप यूज़ करेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग पिच की 12T इंटू 200 mm, ठीक है, 12T इंटू 200 mm। तो ये दोनों ही सही हैं। और आप याद रखिएगा, टेंशन के लिए अलग होता है पिच, कंप्रेशन के लिए अलग होता है पिच, अलग से बताया जाता है कि आपको कौन सा पिच यूज़ करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेंशन वाला यूज़ होता है, तो जब टेंशन का ना दियो तो आप टेंशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको दिया है यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप समझ गए कि टेंशन मेंबर में आपकी पिच कितनी होती है और कंप्रेशन मेंबर में पिच कितनी होती है एज पर लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। और बोल्टेड कनेक्शंस में यूज़ होगा, बता दे रहा हूँ मैं, ये मतलब रिवेट्स में भी यूज़ होता है, बट बोल्टेड कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं। बोल्टिंग कैन बी डन इन फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। पहले तो बता दूं, स्टैगर्ड बोल्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, सो प्लीज़ स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि स्टैगर्ड बोल्टिंग सर आपने नहीं बताई, स्टैगर्ड बोल्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस देख लीजिएगा अपना। क्वेश्चन है, बोल्टिंग कैन बी डन इन फॉलोइंग पैटर्न, चेन पैटर्न, डायमंड पैटर्न, स्टैगर्ड पैटर्न, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो बोल्टिंग किस पैटर्न में की जाती है, बिल्कुल चेन में भी की जाती है, ठीक है। चेन में क्या होता है, चेन में आप सारे बोल्ट्स एक लाइन में लगाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने बोल्ट्स आप लगाएंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन पे एक लाइन में होंगे, इसमें भी एक लाइन में होंगे, इसमें भी एक लाइन में होंगे। डायमंड रिवेटिंग के अंदर क्या होता है, अच्छा हाँ, चेन रिवेटिंग की एक खास बात और होती है, चेन रिवेटिंग का सेक्शन चाहे आप इस लाइन पर लें, चाहे इस लाइन पर लें, चाहे इस लाइन पर लें, किसी भी लाइन पर आप सेक्शनल एरिया निकालें, आपका सेक्शनल एरिया सब पे सेम आएगा, मतलब जो नेट सेक्शनल एरिया प्लेट का है ना वो सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी सेक्शन पर निकाल लें, इस पे किसी पर भी, ठीक है। तो ये हो गया चेन बोल्टिंग, ठीक है। इसके बाद डायमंड बोल्टिंग, डायमंड बोल्टिंग की खास बात ये होती है कि ये दिखने में कुछ डायमंड की तरह होता है, और इसका जो नेट सेक्शनल एरिया है वो हर सेक्शन पे घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे डायमंड रिवेटिंग कुछ इस तरीके की दिखती है, एक रिवेट यहाँ है, फिर उसके बाद 2 रिवेट्स हैं, फिर 3 रिवेट्स हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और ज़्यादा रिवेट्स लगा देंगे। तो इसका देखिए नेट सेक्शनल एरिया यहाँ पर 1 रिवेट का होगा, यहाँ पर 2 रिवेट का होगा, यहाँ पर 3 रिवेट का होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो ये नेट सेक्शनल एरिया इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है डायमंड रिवेटिंग। और जो स्टैगर्ड रिवेटिंग होता है, स्टैगर्ड रिवेटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टैगर्ड रिवेटिंग में आपका सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, बट वो सेक्शनल एरिया सेम जगह पर नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल रिवेट्स में आप क्या करते थे, चेन रिवेटिंग में आप एक के ऊपर एक नीचे लगाते थे, ठीक है। इसमें आप एक यहाँ लगाएंगे, दूसरा उसकी लाइन से थोड़ा सा हट के इधर लगाएंगे, ठीक है, तीसरा फिर इसकी लाइन से हट के थोड़ा सा इधर लगाएंगे, ऐसे करके आप लगाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टैगर्ड रिवेटिंग। स्टैगर्ड रिवेटिंग और चेन रिवेटिंग में बेसिक अंतर ये होता है कि चेन रिवेटिंग के अंदर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो दो हैं या ये दो कोई भी ले लीजिए, इनके बीच की दूरी चेन जो रिवेटिंग चेन बोल्टिंग होती है उसके अंदर ही ज़्यादा होती है। कहीं अगर मैं रिवेटिंग बोल गया हूँ तो कन्फ्यूज़ ना हो, वो बोल्टिंग और रिवेटिंग दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ बोल्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो चेन रिवेटिंग में या चेन बोल्टिंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर आप स्टैगर्ड बोल्टिंग लेंगे तो ये दूरी बीच की 2 क्रॉस सेक्शन की कम होती है, मतलब ये पास होते हैं, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ पर सेक्शनल एरिया में यहाँ पर कटा होगा, यहाँ पे कटा होगा, ठीक है। तो ये है स्टैगर्ड बोल्टिंग। तो स्टैगर्ड बोल्टिंग, चेन बोल्टिंग और डायमंड बोल्टिंग तीनों ही सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
यहाँ पर आपको नेट सेक्शनल एरिया ऑफ नेट एरिया कैलकुलेशन ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ चेन बोल्टिंग, ठीक है। तो जो नेट सेक्शनल एरिया होता है वो निकालना है। नेट सेक्शनल एरिया में पीछे बता चुका हूँ क्या होता है। जो आपका एक सेक्शन है प्लेट का, मान लीजिए मैं इसको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपका ये प्लेट का सेक्शन है, ठीक है। तो अगर इस प्लेट पर कोई बोल्ट नहीं लगा है, ठीक, प्लेन सॉलिड प्लेट है, तो इसका सेक्शनल एरिया कितना होगा, इसका काट क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा बी। मान लीजिए बी इसकी ये लंबाई है, ठीक है, या चौड़ाई है, और टी इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो होगा बी इंटू टी, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जब आपका कोई किसी तरीके की काट नहीं की गई है छेद के लिए, ठीक है, होल नहीं बनाया गया। अब अगर हम इस पर होल बनाते हैं तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें सिंपली आसान भाषा में कहूँ तो हमें क्या निकालना है, हमें वो एरिया निकालना है जो बोल्ट्स के छेद होने के बाद जो एरिया बचता है प्लेट के उस सेक्शन पे, उस काट पे, उसको हम मानते हैं नेट सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन सेक्शनल एरियाज को काट दिया, ठीक, इन सेक्शनल एरियाज को आपने काट के निकाल दिया। मैंने पीछे क्वेश्चन में इसको टॉप से भी दिखाया था कि आपको वहाँ पे सर्कुलर होल्स हो जाते हैं। तो अब आपका जो सेक्शनल एरिया होगा बी, तो ये हो गया, ठीक है, पहले से टी ये हाइट हो गई, ठीक। अब जो बी इंटू टी आप निकालेंगे, बी इंटू टी अब जो आप निकालेंगे वो पूरे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। परंतु आपको ये जो बोल्ट कटे हुए हैं इनका भी निकालना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, तभी तो आपका बचा हुआ एरिया निकलेगा। तो इनमें से घटाएंगे हम किसे, पहले तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, चीज़ समझ लें। जब आप बोल्ट्स का जब होल करते हैं तो उसको हम प्रोजेक्टेड एरिया मानते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया, प्रक्षेपित एरिया, प्रक्षेपित क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कोई सर्कुलर चीज़ है, अगर उस पर भी आप लाइट मार के उसकी परछाई लेंगे तो वो परछाई रेक्टेंगुलर या सर्कुलर आएगी। मतलब उसका अगर आप वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप का ही ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। अगर उसकी लेंथ के अबाउट आप लेंगे, अगर उसकी परछाई देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। जब आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगुलर शेप का ही आएगा। तो इसका भी जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो रेक्टेंगुलर शेप का ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे में अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। पहले तो जो डाया है, ठीक है, डाया ऑफ रिवेट, और नहीं, डाया ऑफ क्लियरेंस होल, यहाँ से ध्यान रखें, यहाँ पर डाया ऑफ क्लियरेंस होल है, डाया ऑफ बोल्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेट की छेद की बात की गई है। प्लेट का जो होल है वो बड़ा होता है जो बोल्ट होता है उससे थोड़ा, ठीक है। तो डाया ऑफ क्लियरेंस होल, इसको डी एच लिख देते हैं, ठीक, इंटू टी, जो हाइट है इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यही हाइट सेम है तो टी यहाँ तक आएगा। और इसमें अगर नंबर ऑफ होल्स आपके एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा ही होंगे, अदरवाइज वो कनेक्शन एक्सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर आप नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, b को अंदर करके t को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, ठीक है, n इंटू डी एच इंटू टी, ठीक है, b माइनस एन इंटू डी, डाया ऑफ होल या फिर क्लियरेंस, ठीक है, उसको आगे b माइनस एन डी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ए एन नेट सेक्शनल एरिया बराबर b माइनस एन डी इंटू टी, ठीक है। मतलब टोटल एरिया में से आपने घटा दिया इनके एरियाज़ को और जो बच गया वो आपका नेट सेक्शनल एरिया बच गया। इसको हम डिनोट करते हैं ए एन से, ठीक है। तो ए एन बराबर बी माइनस एन डी इंटू टी, बाकी कोई सही नहीं है, आप इनको याद रखिएगा। ये फार्मूला आपसे सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है कोई छोटा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें नेट सेक्शनल एरिया निकालने को बोले, तो आप बिल्कुल इसको याद रखें। बी माइनस एन डी इंटू टी से कैसे निकलता है, देखिए बी दिया होगा आपको तो बी से आप प्लेट की चौड़ाई लगा देंगे, ठीक है। ये जो चौड़ाई होगी ये बी में आएगी, ठीक। एन नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल्स 2 3 4, वो एन की जगह वो नंबर ऑफ होल्स आएंगे, ठीक है। डी में डाया ऑफ प्लेट, ठीक है, क्लियरेंस होल। हाँ, अगर क्लियरेंस ऑफ होल्स ना दिया हो और सिर्फ डाया और रिवेट दिया और कोई और बात ना की गई हो, जो जनरली ऐसा कर देते हैं, तो उस केस में आप डाया ऑफ रिवेट्स भी लगाएंगे। पर अगर दोनों दिया है तो आप क्लियरेंस ऑफ होल लगाएंगे, यानी कि प्लेट की का छेद लगाएंगे, ना कि बोल्ट की डायमीटर, ठीक है। इस बात को समझ लें। तो एन हो गया, ठीक है। डी आप समझ गए आपको कौन सा डी लगाना है। अगर नहीं दिया है तो आप डाया ऑफ रिवेट या बोल्ट लगा दें, और अगर दिया है तो आप क्लियरेंस ऑफ होल का प्रयोग करें, ठीक है। और टी क्या है, टी इसकी थिकनेस, ठीक है। तो इस थिकनेस का प्रयोग करके सबको फॉर्मूले में रख के आप कैलकुलेशंस कर लें और लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका नेट सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे 20 क्वेश्चंस लिमिट स्टेट मेथड से, बोल्टेड कनेक्शन से। अभी मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, सो प्लीज़ अभी इसको ओवर मत समझिएगा, ठीक है। पार्ट 2 में अभी इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी शेयरिंग, बियरिंग, रप्चर में किस तरीके से ये फेल होता है उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बट जॉइंट, लैप जॉइंट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो सब अभी मैं लेके आऊँगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम CMAD एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी पढ़ा रहे हैं, सो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। और बहुत जल्दी मैं ड्राइंग के भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाला हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट अस और थैंक यू।